हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के भारत के विषय में। 18वीं सदी के भारत के लोगों की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था। 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक व सामाजिक प्रगति नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि राज्य की बढ़ती हुई राजस्व मांगे, अफसरों के अत्याचार, सामंत लगान के ठेकेदारों, जमींदारों की धनलिप्सा, लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण व प्रति आक्रमण और अनगिनत दुस्साहसिकों की लूटपाट, जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण इत्यादि से जनजीवन जो था वो बिल्कुल दयनीय हो गया। 18वीं सदी का भारत विषमताओं का देश बन गया। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत समृद्धि और धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी, यानी कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और कहीं पर बहुत ज़्यादा अमीर। 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीक पिछड़ी हुई और जड़वत थी। किसान तकनीकी पिछड़ेपन से उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था, किंतु दुर्भाग्यवश उसे अपने इस परिश्रम का फल भी नहीं मिल पाता था। यद्यपि भारतीय गांव स्वावलंबी व आत्मनिर्भर थे, बाहर से थोड़ा ही आयात करते थे तथा संचार के साधन पिछड़े हुए थे, किंतु इस देश के अंदर व बाहर यूरोपीय व एशिया के देशों के साथ मुगल काल में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। भारत फारस की खाड़ी से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, गुलाब जल इत्यादि मंगाता था। अरब से कहवा, सोना, दवाएं, शहद इत्यादि आयात किए जाते थे। चीन से चाय, चीनी मिट्टी, रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी व ऊनी कपड़ा मंगाया जाता था। सिंगापुर से टिन, इंडोनेशिया के द्वीपों से मसाले, शराब, चीनी, अफ्रीका से हाथी दांत व दवाएं, यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा, सीसा, कागज इत्यादि भारत में मंगाया जाता था। भारत के निर्यात में सूती वस्त्र की प्रमुख भागीदारी थी, यानी भारत के निर्यात में सूती वस्त्र का प्रमुख स्थान था। भारतीय सूती वस्त्र अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे। इसके अलावा कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च व मसाले, रत्न और औषधियां इत्यादि भारत से दूसरे देशों में निर्यात की जाती थी। चूँकि भारत हस्तशिल्प व कृषि के उत्पादों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। निर्यात जो था वो आयात से ज़्यादा होता था। विदेशी व्यापार को चांदी व सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। भारत बहुमूल्य धातुओं के खजाने के नाम से जाना जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि 18वीं सदी के गैर उपनिवेशवादी दौर में, यानी जब तक अंग्रेज़ों ने भारत में शासन की स्थापना नहीं की थी, भारत को नहीं जीता था, उससे पहले के दौर की ये बात हो रही है। निवेश उसे कहते हैं जिससे कोई बाहर का राष्ट्र आकर उस देश को जीत लेता है और उसके संसाधनों का प्रयोग करता है अपने हितों की पूर्ति के लिए। तो 18वीं सदी के गैर उपनिवेशवादी दौर में भारत की आंतरिक व्यापार व विदेशी व्यापार में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए। लगातार युद्ध, संघर्ष, लूटपाट से आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। भारी सीमा शुल्क व सामंतों, जमींदारों की लूट खसोट से भी आंतरिक व्यापार को हानि हुई। विदेशी व्यापार में जहां समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ, वहीं फारस व अफगानिस्तान के रास्ते होने वाला व्यापार अस्त व्यस्त हो गया। फिर भी भारत व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। उस समय भारतीय दस्तकार पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तब भी भारत सूती व रेशमी कपड़ों, चीनी, जूट, रंग सामग्री, खनिज तथा हथियारों, धातु बर्तनों, शोरा और तेलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता था। भारत में कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र में बंगाल में ढाका व मुर्शिदाबाद थे, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में भड़ोच, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, यूपी में जौनपुर, पंजाब में मुल्तान व लाहौर, आगरा यूपी में आगरा, बनारस, लखनऊ, आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम, औरंगाबाद, चिक्काकाले और विशाखापत्तनम, कर्नाटक में बंगलोर तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर व मदुरई। कश्मीर ऊनी वस्त्रों का केंद्र था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ। 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योगों के प्रमुख केंद्रों में था। रूस के पीटर महान ने कहा था कि याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेंगे वही यूरोप का अधिनायक होगा। अब बात करते हैं 18वीं सदी के भारत में शिक्षा। 18वीं सदी में शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी, किंतु त्रुटिपूर्ण परंपरागत पश्चिमी दुनिया में हुए द्रुत परिवर्तनों से अनभिज्ञ थी, यानी अनजान थी।
पश्चिमी दुनिया में क्या हो रहा है इसका उन्हें कोई अंदेशा नहीं था। शिक्षा साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र व तर्कशास्त्र तक सीमित थी। भौतिक, प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी व भूगोल की उस समय शिक्षा में उपेक्षा की गई। तथ्यगत व विवेकपूर्ण अध्ययन का अभाव, प्राचीन विद्या तक सीमित, ये जो थी वो शिक्षा की मुख्य कमजोरियां थी। हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी और जो शिक्षा थी वो केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। तत्कालीन राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। प्राथमिक शिक्षा व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव की पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी और मुस्लिमों में मस्जिदों में मौलवियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य जैसी उच्च जातियों तक सीमित थी, तथापि छोटी जातियां भी बहुधा शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। उस समय औसत साक्षरता ब्रिटिश काल की अपेक्षा कम नहीं थी। 1813 में वारन हेस्टिंग्स ने भी लिखा है कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने व अंक गणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। लड़कियों को विरले ही शिक्षा दी जाती थी, यद्यपि उच्च जातियों की कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी होती। अब बात करते हैं 18वीं सदी के भारत की सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के विषय में। 18वीं सदी के भारत के लोग शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत सांस्कृतिक एकता के अलावा धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा व जाति के आधार पर विभाजित थे, यानी बटे हुए थे। जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। हिंदू 4 वर्णों के अलावा, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन वर्णों के अलावा अनगिनत जातियों में हिंदू जो थे वो बटे हुए थे। जाति प्रथा में समाज का कठोर विभाजन किया हुआ था और सामाजिक क्रम में स्थान निश्चित कर रखा था, यानी समाज में हर जाति का एक स्थान निश्चित किया हुआ था कि ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण हैं तो वो पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और शिक्षा आदि का कार्य करेंगे, शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। और जो क्षत्रिय होंगे वो राज्य की सुरक्षा का संचालन करेंगे, यानी राजा केवल क्षत्रिय ही बन सकते थे। और वैश्य जो थे वो व्यापार आदि का काम करते थे, कृषि, व्यापार इत्यादि का। और जो शूद्र होते थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। समय समाज में अंतर जातीय विवाह की मनाही थी, यानी एक जाति जो थी वो दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकती थी। साथ भोजन करने पर प्रतिबंध था। छुआछूत की प्रथा थी, यानी जो शूद्र या नीच जाति के लोग होते थे वो उच्च जाति को ना छू सकते थे, ना उनका कोई सामान छू सकते थे, ना उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुएं या सड़क किसी का भी प्रयोग वो नहीं कर सकते थे। उन्हें एकदम समाज से अलग रखा जाता था और जातियां ही पेशे निर्धारित करती थी। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं में ही जाति प्रथा विद्यमान थी, मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले और दर्जे की दृष्टि से विभाजित थे, जिनमें प्रमुख थे शिया और सुन्नी। 18वीं सदी के भारत में जाति एक बहुत बड़ा विभाजक और विघटन का बहुत बड़ा तत्व थी, यानी इसने पूरे समाज को विभाजित कर रखा था, जिससे समाज का विघटन हुआ। 18वीं सदी के भारत में परिवार व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक यानी पिता का शासन। परंतु केरल के नायर समुदाय में परिवार मातृ प्रधान था, किंतु स्त्रियों को आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार किया जाता था। उदाहरण के तौर पर अहिल्याबाई ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलतापूर्वक शासन किया। 18वीं सदी में अन्य हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। उच्च वर्ग की महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं करती थीं, किंतु कृषक महिलाएं व अन्य महिलाएं बाहर जाकर काम करती थी। एक और कुप्रथा जो उस समय विद्यमान थी वो थी पर्दा प्रथा। अधिकांश उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ये प्रचलित थी। दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसके अलावा दहेज प्रथा भी उच्च वर्गों में शादियों में भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी, विशेषकर पश्चिम व मध्य भारत में। ये खास तौर पर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी। जाति प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की 2 सबसे बड़ी सामाजिक कुरीतियां थीं, सती प्रथा और विधवाओं की खराब अवस्था। यह अधिकतर राजपूताना, बंगाल व उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। मराठों ने उसे बढ़ावा नहीं दिया, यानी मराठों ने सती प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया, इसका विरोध किया। इवन मुगलों ने भी, अकबर ने भी सती प्रथा का विरोध किया।
यद्यपि कुछ क्षेत्रों में फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जाट और उत्तर भारत के गैर ब्राह्मण के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफ़ी प्रचलित था। लेकिन उत्तर भारत में विधवाओं को या तो अपने पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहा जाता है, या फिर उनकी बहुत दयनीय दशा कर दी जाती थी। अब बात करते हैं सांस्कृतिक विकास के विषय में। 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तत्कालीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च अधिकतर शाही दरबार, शासक तथा सामंत व सरदार वहन करते थे, मगर उनकी आर्थिक हालत खराब होने के बाद जिसके कारण सांस्कृतिक कार्यों की धीरे धीरे अवहेलना होने लगी। मुगल वास्तुकला व चित्रकारी के लिए यह बात बिल्कुल सटीक थी। मुगल शैली के अनेक चित्रकार प्रांतीय दरबारों में चले गए और हैदराबाद, कश्मीर, लखनऊ और पटना में चमके। चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ, जैसे कांगड़ा व राजपूत शैली के चित्रों ने नई तेजस्विता और रुचि प्रदर्शित की। वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीक की निपुणता नगर वास्तुकलात्मक रुचि में उत्कर्ष को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर जयपुर शहर उसकी इमारती ओजस्विता की निरंतरता का उदाहरण है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में संगीत विकसित होता और फलता फूलता रहा। लगभग सभी भाषाओं में कविता का जीवन से संबंध टूट गया और वह अलंकारिक, कृत्रिम, यंत्रवत और परंपरागत हो गई। उसकी निराशावादिता ने हताशा और दोषोन्वेषण की व्याप्त भावना को प्रदर्शित किया, जबकि उसकी विषय वस्तु ने उसके संरक्षकों, सामंतों, अमीरों और राजाओं के आध्यात्मिक जीवन में गिरावट को व्यक्त किया। हम बात करते हैं 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के विषय में। 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन का मुख्य पहलू था उर्दू भाषा का विकास और प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास। उर्दू कविता ने मीर सौदा नज़ीर और 19वीं सदी की महान प्रतिभा मिर्ज़ा गालिब जैसे प्रखर कवियों को पैदा किया। इसी प्रकार मलयालम साहित्य में भी पुनर्जीवन देखा गया और यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों जैसे मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल के एक महान कुचन नम्बियार का उदय इसी समय हुआ, जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। 18वीं सदी के केरल कथकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। अनोखी वास्तुकला व भित्ति चित्र वाले पद्मनाभना राजप्रसाद भी 18वीं सदी में बनाया गया। तायु मानवर तमिल में सित्तर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। इन्होंने मंदिर शासन व जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया। असम में अहम राजाओं के संरक्षण में साहित्य विकसित हुआ। गुजरात के महान गीतकार दयाराम ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अनेक रचनाएं लिखी। पंजाबी में मशहूर प्रेम महाकाव्य ही रांझा की रचना वारिस शाह ने इसी काल में की। सिंधी साहित्य के लिए 18वीं सदी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। इसी दौरान शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रचा। सचल और सामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। 18वीं सदी के भारत की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थी। भारत विज्ञान व प्रौद्योगिकी में पश्चिमी देशों से पिछड़ा हुआ था। हिंदू और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं सदी के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। हिंदू मुस्लिमों के पारस्परिक संबंध भाईचारे के थे। वे सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक कार्यों में परस्पर सहयोग करते थे। हिंदू लेखकों ने फारसी में रचनाएं की और मुसलमान लेखकों ने हिंदी, बंगला व अन्य देशी भाषाओं में रचनाएं लिखी। 18वीं सदी में उर्दू भाषा व साहित्य के विकास ने हिंदू और मुसलमानों के संपर्क का नया माध्यम प्रस्तुत किया। मुस्लिम शासक, सामंत व जन साधारण हिंदुओं के त्योहार जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा आदि में भाग लिया करते थे और हिंदुओं ने मुहर्रम के जुलूसों में उस समय हिस्सा लिया। अब बात करते हैं कि 18वीं सदी के भारत को एक अंधकारमय युग क्यों कहा जाता है। 18वीं सदी को एक अंधकारमय युग के रूप में चित्रित किया गया है क्योंकि उस समय अव्यवस्था व अराजकता का शासन था। मुगल साम्राज्य धराशायी हो गया था। क्षेत्रीय शक्तियां साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहीं। यानी क्षेत्रीय शक्तियां जैसे हैदराबाद, अवध, मराठा, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र तो कर लिया केंद्रीय शक्ति से, लेकिन ये एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहीं। जिससे हुआ ये कि जो विदेशी जातियां थी जैसे अंग्रेज़, इन्होंने इनकी आपसी फूट का फ़ायदा उठाया और इनको आपस में लड़ाकर स्वयं साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया। मुगल साम्राज्य धराशायी होने के बाद क्षेत्रीय शक्तियां साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहीं तथा 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया।
अब इसके क्या कारण रहे कि इसे अंधकारमय युग कहा जाता है? इसके कारणों में आंतरिक कमजोरियां और सत्ता के लिए संघर्ष। औरंगजेब की गलत नीतियों ने मुगलों की स्थायी राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर किया, किंतु मुगल सेना व प्रशासन जो थे वो 1707 तक सक्रिय थे। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसके उत्तराधिकारियों में युद्ध हुआ। उत्तराधिकार युद्ध व कमज़ोर शासकों के कारण 1707 से 1719 तक दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई, जिसका लाभ उठाकर बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल जो 1719 से 1748 तक था, इतना लंबा शासनकाल था। इस अवधि में साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए ये समय अवधि जो थी वो पर्याप्त थी, किंतु सम्राट की पूर्ण अयोग्यता ने इस संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया। निज़ाम उल मुल्क ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में वजीर पद से त्यागपत्र देकर 1724 में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी जो स्वतंत्र राज्य स्थापना का दौर था वो, या फिर कहें कि मुगल साम्राज्य में जो फूट का दौर था, वो निज़ाम उल मुल्क के हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना से ही शुरू हुआ। इसके बाद बंगाल, अवध और पंजाब ने भी यही किया, अपने आप को मुगल साम्राज्य जैसे केंद्रीय शक्ति से अलग कर लिया और साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजन हो गया। छोटे सरदारों ने इसे विद्रोह का सूचक समझा और मराठों ने अपने साम्राज्य की स्थापना का पुरजोर प्रयास आरंभ कर दिया, जिससे भारत की राजनीतिक एकता विखंडित हो टुकड़ों में बंट गई। बाह्य चुनौतियां जो थी उसमें ईरान की सम्राट नादिर शाह ने 1738 से 39 में भारत पर आक्रमण किया और लाहौर पर कब्जा कर करनाल में 13 फरवरी 1939 को मुगल सेना को पराजित कर दिया और मोहम्मद शाह को पकड़ दिल्ली को लूट लिया गया। नादिर शाह के सेनापति अब्दाली ने 1748 से 67 के बीच उत्तरी भारत पर बार बार आक्रमण किए और लूट खसोट की। 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने जो लूटपाट की उसमें शाही खजाने से 70 करोड़ रुपए लूट लिए और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी चुरा लिया। 1761 तक आते आते मुगल साम्राज्य नाम मात्र का रह गया और वह अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गया। सेना की बिगड़ती स्थिति, निरंतर गृह युद्ध, षड्यंत्र, विश्वासघात, विद्रोह आदि जो थे वो साम्राज्य के आर्थिक पतन का कारण बने। अंत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, जिसने साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता लग गया। यानी उन्हें भारत के शासकों की आपसी फूट, द्वेष, प्रतिद्वंदिता का पता लग गया और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और अपनी फूट डालो राज करो नीति के तहत उन्होंने धीरे धीरे सबको आपस में लड़ाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर भारत को इंग्लैंड का उपनिवेश बना लिया। तो भारत की तत्कालीन परिस्थिति का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और मुगल साम्राज्य के पतन को अंजाम तक पहुंचाया। 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया और मुगल बादशाह अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रह गया। तो ये था 18वीं सदी के भारत की स्थिति का वर्णन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।